हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, 9 बज चुके हैं शाम की और क्लास एज इट इज़ जैसे चलती है। कल क्लास में मैं नहीं था, बल्कि कल क्लास हुई थी आपकी, गैप नहीं हुआ था। कल आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे, तो कल के बाद आज फिर से क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जुड़ जाएंगे हमारे साथ बहुत सारे लोग और क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग। फिर हम लोग चलते हैं और आज हमारा एक नया चैप्टर है और इस नए चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे जो फेमस पर्सनैलिटी रही हमारे यूपी की, हमारे उत्तर प्रदेश की ऐसी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी जिन्होंने प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने भारत का गौरव भी बढ़ाया दुनिया में। तो हम उन लोगों को पढ़ेंगे और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो बहुत सकते हैं, नो डाउट, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो फेमस पर्सनालिटी के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित उनके जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनसे संबंधित उनके कार्यों के बारे में। तो जो चीज़ें पूछी जाती हैं हम लोग उन पर फोकस करेंगे। तो हाँ, शेयर कर दो एक बार सभी लोग। चलो शेयर कर दो एक बार सभी लोग। कल एक कोई क्वेश्चन आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कल की क्लास की आज। तो कोई एक भाई है, वो कह रहा था कि नितिन सर ने लोकसभा की सीट 9 बताई हैं दिल्ली में। कल की क्लास के नीचे भाई क्यों बेइज्जती कराने में लगे रहते हो? मैंने कब बताई लोकसभा की दिल्ली में 9 सीट? मैंने हमेशा अगर बताया होगा, पहले तो आपको आपकी इस क्लास में नहीं बताया होगा ये सब चीज़ें। अगर बताया भी होगा तो मैंने बताया 7 सीटें हैं लोकसभा की, हमेशा 7 बताई हैं। राज्यसभा की 3 सीट हैं। भाई 9 कब बता दी मैंने? बताओ, क्यों बेइज्जती करवाते हो? कोई पढ़ेगा और उसमें मेरा नाम और लिखा है कि मैंने बताई हैं, तो कोई क्या कहेगा? बताओ। चलो हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करते हैं कुछ ऐसे हमारे पास लेखक या कवि रहे हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और साथ के साथ कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, किसी धर्म के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया। तो हम इन सारे लोगों के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले आता है भगवान गौतम बुद्ध। सबसे पहले आते हैं कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की अगर हम लोग बात करें, गौतम बुद्ध की, हाँ लिखो, इनसे संबंधित सारे सवाल हम लोग लिखेंगे। बहुत सारे सवाल इनसे रिलेटेड आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। तो एक एक करके सारे सवालों के जवाब, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं इनसे। उन 15 से 20 में से कोई एक पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको सारे पता होना चाहिए, तब आप सारे कर पाएंगे, ठीक है। हाँ भैया, मैंने 7 ही बताई है हमेशा। अगर आपने 9 लिखी हैं और मेरा नाम भी लिख रहे हैं साथ में, कह रहे हैं कि मैंने ही 9 बताया है, मेरी बेइज्जती मत कराओ प्लीज़, ठीक है। चलेगा। तो हम बात कर रहे थे गौतम बुद्ध की। अगर गौतम बुद्ध की हम लोग बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो एक जगह है उत्तर प्रदेश में, लुम्बिनी। क्या है? एक जगह है नेपाल के बॉर्डर पर, बल्कि बहुत कुछ हिस्सा नेपाल की तरफ ही पड़ता है, लुम्बिनी, जो कि सिद्धार्थ नगर में है। कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर में। वर्तमान में देखा जाए तो सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर में। अगर आप मैप से देखोगे इसको, तो मैप से जब आप ऐसे उत्तर प्रदेश का जो मैप बनाओगे, ये तो रहा आपका महाराजगंज कुशीनगर, ये क्या रहा आपका? महाराजगंज। इसके बाद ये कुशीनगर, ठीक है, और उसके बाद कुशीनगर के बाद यही ये आपका सिद्धार्थ नगर। ये क्या है आपका? सिद्धार्थ नगर, ठीक है। तो मैप से देखोगे तब आप ये पड़ेगा, जिसके एक तरफ नेपाल है। क्या है? एक तरफ आपका नेपाल है, एक तरफ कुशीनगर है, एक तरफ आपका बलरामपुर गोरखपुर है, खलीलाबाद बलरामपुर, और एक तरफ अगर आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपका संत कबीर नगर है इसके, ठीक है। तो ये आपका मैप में ये मैप में है आपका। चलिए, तो इनका जो जन्म हुआ था वो सिद्धार्थ नगर के लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? सिद्धार्थ नगर के लुम्बिनी में हुआ था। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अर्थात 563 ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि आज अगर 2020 चल रही है तो जब 1 ईस्वी हुई होगी
उस एक से पहले भी 563 ईस्वी पूर्व, उस एक से पहले भी 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ होगा। तो अगर हम देखें कितने समय पहले रहा होगा तो इसमें ऐड कर सकते हैं हम इनको, 563 और 8 5 लगभग 2583 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लगभग 2583 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। अगर मैं बात करूं कि इनके बचपन का नाम क्या था, ये सवाल भी पूछा जाता है बार बार, ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था भाई, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, लोग कंफ्यूज रहते हैं सिद्धार्थ और भी कई सारे नाम में। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसीलिए इनकी जगह के स्थान का नाम, जनपद का नाम सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है। इनके ही नाम पर इस जनपद का नाम सिद्धार्थ नगर पड़ा हुआ है। सिद्धार्थ नगर की अगर हम लोग मुख्यालय की बात करेंगे तो नौगढ़ में है इस डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय। कहाँ पर है, नौगढ़ में इसका मुख्यालय है। पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम हुआ करता था शुद्धोधन। क्या हुआ करता था, पिता का नाम हुआ करता था शुद्धोधन। शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे, शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे। ठीक है, शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे शुद्धोधन। हाँ, कपिलवस्तु पूरा जो साम्राज्य हुआ करता था, जो शासन क्षेत्र हुआ करता था, उसे हम कपिलवस्तु कहते हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय राजा थे इनके पिता, शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे, राजा शुद्धोधन। माता के नाम की अगर बात करें तो यशोधरा। हाँ, माता की अगर हम लोग बात करें इनकी तो हाँ, माता की अगर हम लोग बात करें इनकी कि माता जो थी, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो बचपन था और बचपन के कुछ ही दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनका जो माता थी उनकी मृत्यु हो जाती है और माता के बाद इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। इनकी माता का नाम था महामाया और यशोधरा नामक एक महिला से इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो यशोधरा इनकी पत्नी थी। कौन थी, यशोधरा इनकी पत्नी थी। माता का नाम था इनके महामाया। ठीक है, महामाया इनकी माता का नाम था और मौसी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनका हाँ, और पुत्र का नाम था, पुत्र का क्योंकि 29 वर्ष की, हाँ, पुत्र का नाम था इनका राहुल। देखो, इनके पिता थे राजा, शासक थे, तो अपने लड़के से, अपने बेटे से उम्मीद करते थे कि वो भी आगे चल के शासक बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, शासन संभालेगा। लेकिन उनको जो सिद्धार्थ थे उनमें ये सब चीज़ें दिखती नहीं थी कि ये लड़का बड़े होकर राजा बनेगा और राजसी काम करेगा। राजा महाराजाओं जैसा इनमें कुछ दिखता नहीं था। ये अध्यात्म की तरफ ज़्यादा थे, अपना मतलब ऐसे करके कि ध्यान करते थे भगवान का, मतलब ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते थे, चीज़ों को सोचते रहते थे, बैठे बैठे लोगों की चिंताओं के बारे में सोचते रहते थे, मतलब प्रकृति के बारे में, जानवरों के बारे में। मतलब एक साधु संत का जो सोचना और मानना होता है उसी तरह के थे। एक प्रवृत्ति के जो प्रवृत्ति थी उनकी, भी अध्यात्म वाली प्रवृत्ति थी। इन सारी चीज़ों को देख के बड़ा दुखी होते थे इनके पिता, क्योंकि कोई भी राजा होगा उसको लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, कि मेरा पुत्र भी आगे चल के राजा ही बनेगा, यही हमारा राजपाट साम्राज्य संभालेगा। बल्कि जो सिद्धार्थ थे इनमें ऐसा उनको कुछ दिखता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि इनकी छोटी सी उम्र में ही शादी करा दी, इनकी छोटी सी उम्र में ही शादी करा दी। लेकिन फिर भी इनका मन, शादी के बाद पुत्र जरूर हुआ, राहुल इनके पुत्र का नाम था, लेकिन इनका मन फिर भी इनका वो राजकाज वाले काम में नहीं लगा। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। हाँ, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 साल के थे जब इन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक, चलो, हाँ, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया और लगभग 6 सालों तक एक कठिन तपस्या के बाद, 6 सालों तक एक कठिन तपस्या के बाद, जो वैसाख का महीना होता है, क्या होता है, वैसाख का महीना होता है,
इसी वैशाख के माह की पूर्णिमा को, वैशाख की माह की पूर्णिमा को बिहार के, वर्तमान में जो बिहार में गया है ना, बिहार के गया में, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद ये राहुल से सिद्धार्थ से बन गए क्या, सिद्धार्थ से बन गए गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से बन गए गौतम बुद्ध। तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया मृगदाव, जिसे हम सारनाथ कहते हैं, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। सारनाथ पड़ता है वर्तमान में अगर देखा जाए तो वाराणसी से कुछ 1 किलोमीटर दूर है सारनाथ, जिसे बहुत सारे ग्रंथों में इसे मृगदाव कहा जाता है, बहुत सारे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, जो इनका पहला उपदेश दिया गया था। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। बनारस के पास है, बिल्कुल सही। ऋषिपत्तनम भी कहते हैं हम लोग, ऋषिपत्तनम। सारनाथ को मृगदाव भी बहुत सारे लोगों ने अपने लेखों में लिखा है, इसको अपने पुस्तकों में लिखा है, मृगदाव ऋषिपत्तनम इसको कहा जाता है सारनाथ को। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, हाँ बोध गया। चलिए, सारनाथ में इन्होंने क्या दिया, अपना पहला उपदेश दिया। और अगर बात करें आगे, कई सारे उपदेश इन्होंने बहुत सारी जगह घूम घूम के देश में, कौशाम्बी था आपका, कुशीनगर था, सारनाथ थे, बिहार में कई सारे स्थान जैसे वैशाली था, वैशाली में एक जगह थी वैदोलिया, यहाँ पर इनके बहुत सारे समय बीता। तो लगभग उत्तर भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपने उपदेश दिए और जो उपदेश दिए थे इन्होंने वो ज़्यादातर कैसे थे, पाली भाषा में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनके उपदेश जो थे वो किस भाषा में इन्होंने दिए थे, तो पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। वर्तमान के कुशीनगर में, इसे कुशीनारा कहा जाता था, वर्तमान के इसी कुशीनगर में 400 वर्तमान के इसी कुशीनगर में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व को इनकी मृत्यु हो जाती है। 483 ईसा पूर्व को इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 80 वर्ष की अवस्था थी जब इनकी मृत्यु हुई। कितने साल के थे, लगभग 80 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कोई आपको कहानी नहीं सुनाई है, बल्कि एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है। बाकी आप इतिहास में इनके बारे में पढ़ते रहेंगे, ठीक है, अगर पढ़ने का मौका मिलता है तो पढ़ना। मैंने सारी जानकारी यहाँ पे लिख दी है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, आज पड़ता है सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था, कपिलवस्तु के शासक थे, कपिलवस्तु के राजा थे। आगे अगर बात करें तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। महामाया इनकी माता का नाम था। पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। वैशाख की पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त होता है और ये ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया। बोध का मतलब ही ज्ञान होता है, ठीक है भाई, बोध का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तो गया में इनको बोध प्राप्त हुआ, इसीलिए गया को बोध गया कहा गया, ठीक है। गौतम बुद्ध पढ़े, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो इनका नाम था सिद्धार्थ और उसके बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है भाई। आगे सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। ये सवाल भी आता है सीधे सीधे, किस भाषा में देते थे, पाली भाषा में इनके ज्यादातर उपदेश दिए जाते थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मृत्यु इनकी कुशीनारा, जो कि आजकल कुशीनगर है, कुशीनगर 563 ईसा पूर्व में, 563 में तो जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है और मृत्यु के समय लगभग 40 वर्ष के थे। तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे लिख दी है, बिल्कुल ना इधर हटके ना उधर हटके। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है इसमें से इतना हमने पढ़ा है यहाँ पे, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं इसको मिटा देता हूं और दूसरे हम लोग बात करते हैं अमीर खुसरो की। किसकी बात करते हैं, अमीर खुसरो की। जितने क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन अमीर खुसरो से पूछे जाते हैं, उतने ही क्वेश्चन अमीर खुसरो से पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो के अगर हम लोग जन्म की बात करें तो इनका ईसा पूर्व नहीं बल्कि इनका ईसवी में हुआ। कब हुआ,
ईस्वी में, 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। यह सवाल बहुत ज्यादा आता है कि कहां पर इनका जन्म हुआ, कहां पर इनका जन्म हुआ। उसके लिए हम लोग लिखते हैं पटियाली में इनका जन्म हुआ, और पटियाली डिस्ट्रिक्ट लगता है कासगंज। कौन सा लगता है? पटियाली डिस्ट्रिक्ट लगता है पटियाली, हाँ कासगंज, एटा नहीं, कासगंज डिस्ट्रिक्ट लगता है। एटा पहले हुआ करता था, ठीक है। जब से जनपद का विभाजन हुआ 2007 में, तब से इनका जो पटियाली है वो आता है कासगंज में। पटियाली एक तहसील है, विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है। इनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है फारसी भाषा का कवि, फारसी भाषा का, हाँ फारसी भाषा का इनको ज्ञान था। फारसी भाषा का कवि कहा जाता है इनको, लेखक कहा जाता है। फारसी भाषा का इनको कवि कहा जाता है, फारसी भाषा का लेखक कहा जाता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। भारत में इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। यहां पे अगर ऐसे नहीं पूछा जाए कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि निम्नलिखित में से किसने खड़ी बोली के विकास में बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान किया या योगदान प्रदान किया, या खड़ी बोली के विकास के लिए कौन उत्तरदायी है, तो भी हमारा राइट आंसर यही होगा। कौन? आपके अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को भारत में खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, खड़ी बोली का इनको जनक भी कहा जाता है। खड़ी बोली के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, किसने? अमीर खुसरो ने। और साथ के साथ इनको ईरानी और फारसी, ईरानी शैली और भारतीय शैली को मिला के इन्होंने भारत में तमाम प्रकार की गायन शैली का विकास किया। ईरानी और उसमें भारतीय शैली का मिक्स करके तमाम प्रकार के इन्होंने म्यूजिक तैयार किए भारत में। गायन शैली, ख्याल वगैरह ये सब इन्हीं के समय से शुरू होती हैं। साथ के साथ हाँ, ईरानी और भारतीय शैली का मिक्सअप तैयार किया इन्होंने, ईरानी प्लस भारतीय गायन शैली को मिक्स किया, ठीक है। भारतीय गायन शैली को मिक्स किया इन्होंने, गायन शैली को इन्होंने मिक्स किया। साथ के साथ इन्हीं को तबला का जनक, तबला का आविष्कारक भी माना जाता है। तबला का आविष्कार किया इन्होंने, क्या किया? तबला का आविष्कार किया इन्होंने। और साथ के साथ इन्होंने क्या किया? तबला का आविष्कार किया। ये अपने आप को हिंद का तोता कहा करते थे। क्या कहा करते थे? हिंद का तोता कहा करते थे, ठीक है। तो हाँ, हिंद का तोता भी इनको कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो अपने आप को ये हिंद का तोता कहा करते थे। और लास्ट में जो क्वेश्चन बनता है, ये सल्तनत काल के विद्वान थे। बहुत कई बार पूछा गया है कि अमीर खुसरो किस काल के विद्वान थे। सल्तनत काल हुआ, मुगल काल हुआ, तो इनमें से कई सारी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सल्तनत काल के, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत काल के विद्वान थे, ठीक है। सल्तनत काल के विद्वान थे, ठीक। अगर इनके गुरु की बात करें तो निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया, बदायूं वाले, ठीक है। बदायूं बहुत दूर नहीं है पटियाली से, होगा करीब 50-55 किलोमीटर। तो निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे? इनके गुरु थे। और निज़ामुद्दीन औलिया भी दिल्ली दरबार के, दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों के दरबारों में रहे थे। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, 100 से ज़्यादा पुस्तकें, उसमें से ज़्यादातर पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई हैं, उसमें से ज़्यादातर पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई हैं। हिंद का तोता या तूतिया ए हिंद भी कहा जाता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे एक और देखते हैं, टोडरमल। टोडरमल की अगर हम लोग बात करें, टोडरमल की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक जगह, एक गांव है जिसका नाम है लहरपुर। क्या है? लहरपुर। और लहरपुर में ये जगह है सीतापुर। ये रिसेंटली जब आपका क्वेश्चन पेपर शायद यूपी कांस्टेबल 2018 का आया था, यूपी कांस्टेबल 2018 का आया था, उसमें ये टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया था। और आपके खड़ी बोली का जो योगदान दिया था इसके विकास में किसने किया, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पुलिस के कांस्टेबल में। अब इनमें से अगले क्वेश्चन की बारी, आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बारी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको चीजें करा रहा हूं ताकि कम समय में और ज्यादा चीजें आपकी कवर हो जाएं। तो चलेगा, हम लोग बात कर रहे थे टोडरमल का जन्म 1 जनवरी
1500 ईस्वी को कहां पे होता है? लहरपुर सीतापुर में होता है। लहरपुर सीतापुर में इनका जन्म होता है। इनके बारे में कहा जाता है, टोडरमल के बारे में, कि ये मुगल काल में अकबर की सेवा में थे, लेकिन उससे पहले ये शेरशाह सूरी के यहां पर सेवा करते थे। पहले ये क्या थे? शेरशाह सूरी की सेवा में थे। शेरशाह सूरी की जब मृत्यु होती है 1545, शेरशाह सूरी की सेवा में थे। शेरशाह सूरी की जब मृत्यु होती है की सेवा में, और उसके बाद जब अकबर 1556 में शासक बनते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं, और उसके बाद वो अकबर की सेवा में आ जाते हैं। तो अकबर की सेवा में आ जाते हैं, और अकबर ने इसके मतलब कह सकते हैं कि विद्वान, ये इतने ज़्यादा विद्वान थे, प्रतिभा को देखते हुए इनको क्या बनाया? अपना वित्त मंत्री बना दिया, अपना दीवान बना दिया, अपना वित्त मंत्री बना दिया, अपना दीवान बना दिया इनको। तो अकबर के वित्त मंत्री भी थे ये। क्या थे? अकबर के वित्त मंत्री या अकबर के दीवान कह सकते हैं, ठीक है। दीवान उस समय का पद हुआ करता था। आज अगर ये पद होता तो इसको वित्त मंत्री कहा जाता, आज वित्त मंत्री कहा जाता। तो अकबर ने इनको क्या बना दिया? अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने जमीन सुधार के लिए या भूमि सुधार के लिए एक योजना चलाई थी, इसे हम दहसाला बंदोबस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दहसाला बंदोबस्त प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। क्या किया था? इन्होंने दहसाला बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी, जिससे भूमि सुधार किया जा सके, और काफी ज्यादा फेमस हुई ये सिस्टम, काफी ज्यादा। तो दहसाला बंदोबस्त को शुरू किया था किसने? दहसाला बंदोबस्त को शुरू किया था टोडरमल ने, ठीक है। चलो, बिहार की क्लासेस बहुत जल्द आपके लिए शुरू की जा रही हैं, बहुत जल्दी शुरू की जाने वाली हैं। दहसाला बंदोबस्त को इन्होंने क्या किया? एक नवीन स्वरूप प्रदान किया, एक नई तरीके से इन्होंने अपने अकॉर्डिंग चलाया। पहले होती थी दहसाला बंदोबस्त, लेकिन उतना अच्छा न तो उतने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। इसमें परिवर्तन किए, इसको मॉडरेट किया और अच्छा बनाया इसको, जिससे लोगों को फायदा हुआ दहसाला बंदोबस्त के माध्यम से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल की हम लोग बात करते हैं। अबुल फजल अकबर के ही दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे। अबुल फजल की अगर हम लोग बात करें तो अबुल फजल अकबर के ही दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनके पिता का नाम था शेख मुबारक। और शेख मुबारक अकबर के काल के बहुत बड़े विद्वान थे खुद। नागौर के थे, राजस्थान के नागौर के शेख मुबारक, जो अकबर कालीन माना जाता है कि काफी बड़े विद्वान इतिहासकार थे शेख मुबारक, और उन्हीं के पुत्र थे अबुल फजल। अबुल फजल की अगर हम लोग बात करें तो अबुल फजल का जन्म होता है 1550 को आगरा में। तो जन्म की अगर हम लोग बात करें तो अबुल फजल का जन्म हुआ 1550 को आगरा में। कहां पर हुआ? आगरा में इनका जन्म हुआ। आगरा की स्थापना पता है कब हुई थी? 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा। 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना हुई थी, और उसके बाद मुगल काल में ये सत्ता का केंद्र बन गया। मुगल काल से पहले तो नहीं, पहले दिल्ली हुआ करता था, और दिल्ली के बाद मुगल काल में जैसे अकबर शासक बने दिल्ली सल्तनत के, और इसकी राजधानी परिवर्तित होकर या सत्ता की पावर का परिवर्तन होके कहां पहुंच गई? दिल्ली से आपकी आगरा। आगे हम लोग बात करेंगे तो 1550 में आगरा में इनका जन्म होता है। किसका? अबुल फजल का, जिनके पिता का नाम क्या था? शेख मुबारक। शेख मुबारक इनके पिता का नाम था, ठीक। शेख मुबारक खुद एक प्रसिद्ध विद्वान थे। शेख मुबारक इनके पिता का नाम था। शेख मुबारक खुद एक प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है, अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान थे शेख मुबारक। दक्ष और जो आपके अबुल फजल थे, ये न केवल विद्वान थे, कई भाषाओं का इन्हें न केवल ज्ञान था, बल्कि अकबर के ये सैन्य कह सकते हैं कि जो सेना के अधिकारी होते हैं, सैन्य अधिकारी भी थे।
अकबर के ये प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी भी थे, सैन्य में कुशल थे। जो सेना होती है युद्ध लड़ने वाली, तो इनको सेना का भी पूरा ज्ञान था, युद्ध का भी पूरा ज्ञान था अबुल फजल को। और इन्हीं के नेतृत्व में अकबर ने दक्षिण का अभियान बनाया। अब दक्षिण का जो अभियान था, दक्षिण में कई सारी विजय हासिल की, जो साम्राज्य स्थापित किया आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उसमें अबुल फजल का बहुत बड़ा हाथ था। तो अबुल फजल के टाइम पर ही दक्षिण का सफल अभियान किया गया अकबर के द्वारा, और इस सफल अभियान में अबुल फजल का बहुत ज़्यादा महत्व था, बहुत ज़्यादा योगदान था। और अगर बात करें कि विद्वान, कई भाषाओं के विद्वान थे, इसमें तुर्की आती है, तुर्की भाषा का इनको ज्ञान था, फारसी भाषा का इनको ज्ञान था, हाँ तुर्की भाषा का इनको ज्ञान था, फारसी भाषा का इनको ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, संस्कृत का इनको ज्ञान था, ठीक है। साथ के साथ अरबी भाषा का इनको ज्ञान था, अरबी भाषा के भी विद्वान थे ये, अरबी के साथ साथ उर्दू के भी विद्वान थे, ठीक है, ये उर्दू के भी विद्वान थे और ये हिंदी के भी विद्वान थे। कई भाषाओं के ये विद्वान रहे थे, तुर्की के, फारसी के, संस्कृत के, अरबी के, उर्दू के, हिंदी के ये विद्वान रहे थे। जिसमें इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं कह सकते हैं वो अकबरनामा और आईन अकबरी, ठीक है। प्रसिद्ध रचनाएं अगर हम लोग देखें तो अकबरनामा पूछा भी जाता है किसने लिखी, तो प्रसिद्ध रचनाओं में अगर हम लोग बात करें अबुल फजल की प्रसिद्ध रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा ये कई बार पूछी गई है, अकबरनामा, आईन अकबरी, ठीक है, आईन अकबरी ये पुस्तकें कई बार पूछी गई हैं आपके एग्जाम में, तो गलती बिल्कुल मत करना। आईन अकबरी या अकबरनामा इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं। हाँ, वैकेंसी कब आ रही है भाई? आ जाएंगी वैकेंसी, टेंशन मत लो। एक कह रहे हैं विशाल सर यूपी जेल वार्डर का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, यूपी जेल वार्डर का एग्ज़ाम कब होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, होगा भाई, जल्दी होगा जेल वार्डर का, हमें भी चिंता है, जल्दी हो, अच्छी बात है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आए। हुआ क्या कि अकबरनामा, आईन अकबरी, मैंने बताया कि ये अच्छे सैन्य भी, मतलब सैनिक भी थे, जैसे कह सकते हैं ना, सेना का नेतृत्व कर सकते थे। दक्षिण के सफल अभियान के बाद ये आगरा की तरफ लौट रहे थे, आगरा की तरफ। लगभग 1602 ईस्वी का टाइम था और इस समय जहांगीर बड़े हो चुके थे, वो खुद शासक बनना चाहते थे। जहांगीर बड़े हो चुके थे और अकबर की जगह पर वो खुद शासक भी बनना चाहते थे। तो 1602 ईस्वी में, क्योंकि अबुल फजल करीबी भी थे अकबर के, 1602 ईस्वी में जब ये दक्षिण के असफल अभियानों से वापस लौट रहे थे, तो इनके जो पुत्र थे अकबर के, जहांगीर, और जहांगीर मिले बुंदेलखंड जो आपका है, यहाँ के शासक थे वीर सिंह बुंदेला से मिले और रास्ते में उनकी हत्या करवा दी। तो 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने, क्योंकि आपका यूपी क्या है, यही तो है, ये यूपी है, यहाँ पे आगरा है, यहाँ से जब दक्षिण के अभियानों से इधर आएंगे तो ये बुंदेलखंड वाला पूरा पार्ट पड़ता है। तो यहीं पर इनकी क्या कर दी गई, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी 1602 ईस्वी में, इनकी हत्या कर दी 1602 ईस्वी में, लगभग, हाँ 1602 ईस्वी में। 52 साल के थे उस समय, 52 साल के थे और 1602 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद एक और प्रसिद्ध विद्वान आते हैं, शेख फैजी। कौन आते हैं? शेख फैजी। शेख फैजी भी आपके अकबर के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे और ये अबुल फजल के ही बड़े भाई थे। शेख फैजी क्या थे? अकबर के दरबार में ही प्रसिद्ध विद्वान थे और अबुल फजल के बड़े भाई थे, अबुल फजल के ये बड़े भाई थे। तो पिता का नाम भी इनका शेख मुबारक हो गया। तो अबुल फजल के ये बड़े भाई थे। इनका जन्म 1547, लगभग 3 साल बड़े थे। इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 1547 ईस्वी में आगरा में ही होता है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? 1547 ईस्वी में आगरा में ही होता है। ये भी काफ़ी बड़े कवि थे, इतिहासविद थे, विद्वान थे, ठीक है, कवि थे, इतिहास का ज्ञान था इनको, इतिहासकार कह सकते हैं, ठीक है, इतिहासकार थे, लेखक थे। ये क्या थे? हाँ लेखक थे, हाँ लेखक थे और साथ के साथ ये चिकित्सक भी थे। ये क्या थे?
चिकित्सक भी थे, इन्होंने चिकित्सा पर, भारतीय चिकित्सा पर कई सारी पुस्तकों को भी लिखा था। तो ये चिकित्सक भी थे, लेखक भी थे, इतिहासविद भी थे, कवि भी थे। मतलब एक आदमी इतना इतना टैलेंट, एक आदमी को आपने देखा अभी पहले, अबुल फजल को इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान, तुर्की का ज्ञान, अरबी का ज्ञान, फारसी का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, उर्दू का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, मतलब क्या नहीं था इन लोगों के पास, सब कुछ था। इतना बड़ा दिमाग रखते थे कि सारी जानकारी हुआ करती थी इनको। आज हम छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान का IQ लेवल कहीं ना कहीं नीचे भी आया है, दूसरी तरफ लगना शुरू हुआ है। तो हमें ये चीज़ें सोचनी होंगी कि मतलब पहले के लोग इतना सारा कुछ कर लेते थे, आज के लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते, आज के लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक रहा होगा किसी न किसी चीज़ का, है ना। तो अगर इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु रह गई थी, तो इनकी मृत्यु होती है 1595 को, 1595 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1595 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, लगभग 48 साल की उम्र में। हाँ जी, रबीना कह रही मुझे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अरबी का भी ज्ञान है। वाह शाबाश। चलो, उन्हें गणित विज्ञान नहीं आता था, तो तुम्हें कौन सा गणित विज्ञान आता है? तुम्हें भी नहीं आता गणित विज्ञान। विज्ञान कैसे नहीं आता? जब वो चिकित्सक थे तो विज्ञान आता होगा ना उनको, बायोलॉजी आती होगी, तभी तो चिकित्सा, तभी तो नाड़ी देख के हाथ लोगों की नाड़ी पकड़ी। और आज के लोग तो पूछते हैं आपसे, क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लक्षण हो रहे हैं, आप तब वो दवाई देते हैं। पहले के लोग तो नाड़ी देखते, भाई दवाई दे दी और तुम सही हो जाओगे, और वो भी दवाई अपने ही घर में तैयार कर लेते। मतलब उनको दवाई तैयार करने का भी ज्ञान था। आज तो कंपनियां बना के देती हैं, दवाई इसमें यूज़ होगी, दवाई इसमें यूज़ होगी, हम वही दे देते हैं, भाई डॉक्टर हो गए। पहले के लोग तो दवाई अपने घर ही बनाते, भाई जड़ी बूटी लेके आते यार, और उसको मिक्सअप करके उसको तैयार करके खुद देते थे। तो उनको दवाई बनाने का भी ज्ञान था और दवाई देने का भी ज्ञान था कि ये दवाई इसी में दी जाएगी। तो मतलब जो मेडिकल कह सकते हैं उसका पूरा ज्ञान था। आजकल तो सेक्टर अलग बने कि हार्ट का पेशेंट अलग होगा, पेट का पेशेंट अलग होगा, मतलब अलग अलग, किडनी का पेशेंट अलग होगा, दांत का अलग होगा, आँख का अलग होगा। आजकल तो सब अलग है ना। पहले तो एक ही पेशेंट और सारी चीज़ें, दवाइयाँ बना लेना भी और रोगी को देना भी, और अपने आप न कोई जांच और अपने आप सारी जांच कर लेना। मतलब आजकल पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं और जो फार्मासिस्ट होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं, तीनों का काम अकेले करते थे, तीनों चारों का काम। चलेगा, आगे चलते हैं हम। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग और आगे बात करते हैं। एक और विद्वान थे हमारे प्रदेश में, कबीर दास। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कबीर दास की अगर हम लोग बात करें तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? कबीर दास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग कबीर दास के जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है वाराणसी में। क्या होता है? वाराणसी में इनका जन्म होता है। इनके माता पिता के बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन इनका जो पालन पोषण किया था वो नीरू और नीमा नामक जुलाहे थे, जो कपड़े वगैरह धुलते हैं, उन्होंने किया था। उनको ये मिले थे। तो इनके जो पालन पोषक थे, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, नीरू और नीमा नामक दो लोग थे, पति पत्नी थे, दंपति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। जन्म की अगर बात करें तो वाराणसी में इनका जन्म 1398 ईस्वी में होता है। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? कबीर दास का। पालन पोषण किया था इनके किसने? नीरू और नीमा नामक दो लोगों ने। दंपति थे नीरू और नीमा, पति पत्नी, ठीक है, नीरू पत्नी और नीमा पति। तो इन लोगों ने इनका क्या किया? इनका पालन पोषण किया। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको बचपन में शिक्षा का मौका तो नहीं मिला, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था और विद्वान ही पूरे हो गए रामानंद के गुरु होने की वजह से। तो रामानंद, इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद, ठीक है भाई। कई सारे शिष्य थे उनके, 12-13 शिष्य थे। तो रामानंद इनके क्या थे? गुरु थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किया क्या? इन्होंने उस समय की समाज की, क्यों ये फेमस हैं, इन्होंने उस समय की जो समाज की फैली कुरीतियां थी, उन कुरीतियों पर इन्होंने प्रहार किया, उन कुरीतियों पर इन्होंने लेख लिखे, उन कुरीतियों पर अपने दोहे लिखे। दोहे कितने सारे दोहे हैं, बहुत सारे आपको याद होंगे। तो उन्होंने जो समाज की फैली बुरी प्रथाएं थी उन पर सीधे सीधे प्रहार किया, इसलिए ज़्यादा महत्व है। चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं,
लेकिन आप कबीर को ज़रूर मानते हैं, कबीर की प्रशंसा ज़रूर करते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि न तो उन्होंने कभी हिंदू और मुस्लिम में फ़र्क किया, अगर कोई मुस्लिम धर्म की कुरीति है तो उस पर भी प्रहार किया, अगर कोई हिंदू धर्म की कुरीति है तो उस पर भी प्रहार किया। उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि ये धर्म अच्छा या ये धर्म बुरा, या इस धर्म के उपासक हैं, इस धर्म के आलोचक हैं, ऐसा कभी नहीं। उन्होंने बेझिझक बिना किसी चिंता के कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर उनको कुछ हिंदू धर्म में कुरीति दिखी तो उस पर प्रहार किया उन्होंने, अगर किसी मुस्लिम धर्म में उन्होंने उनकी कुरीति दिखी तो बेझिझक उन्होंने उस पर प्रहार किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लोग मेरी आलोचना करेंगे, बेझिझक लिखे, उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या किया, उस समय की फैली समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया, सीधे सीधे समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया। कुरीतियों पर प्रहार किया, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए क्या हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। इनकी जो कहानी का संग्रह था, जो इनकी रचनाएं थी, रचना का जो संग्रह था उसको हम लोग बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बीजक कहते हैं उसको। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इनके कहानी संग्रह को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है, जिसमें आपकी सबद है, रमैनी है, और आपकी सबद साखी भी है, सबद साखी। ठीक है, जिसमें आपकी सबद है, साखी है, रमैनी है। ठीक है, इन सारी रचनाओं को इसमें संग्रहित किया गया है। किसमें? बीजक में। इन सारी रचनाओं को इनमें संग्रहित किया गया है। इन सारी रचनाओं को इसमें इन्होंने संग्रहित किया है। 1518, लगभग 120 साल की उम्र शायद रही होगी, 1518 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1518 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होती है इनके कहाँ पर? आज जिस जनपद में होती है उस जनपद का नाम ही इनके नाम पर रख दिया गया है, संत कबीर नगर के मगहर में। संत कबीर नगर के, ठीक है, संत कबीर नगर में एक जगह है मगहर। क्या है? मगहर। इनके नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है, मगहर। और संत कबीर नगर का आपको मुख्यालय पता होगा, क्योंकि पुराना नाम पता होना ज़रूरी है। ये आपका खलीलाबाद। क्या है? खलीलाबाद। बस जब आप लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे तो लखनऊ के बाद बाराबंकी, उसके बाद फैज़ाबाद, फिर बस्ती, और फिर आपका खलीलाबाद ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद गोरखपुर पड़ेगा, तो खलीलाबाद। ठीक है, खलीलाबाद। तो क्या हो गया? खलीलाबाद के मगहर में इनका की मृत्यु हुई, और इसीलिए यहाँ पर मगहर उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या मनाया जाता है? मगहर उत्सव भी मनाया जाता है इनकी याद में। ठीक है, तो संत कबीर नगर में इनकी मृत्यु हो जाती है 1518 में। जी, समझ आ रहा है? हाँ, सिकंदर लोदी के चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास विद्वान या लेखक मिल हैं, सूरदास। आगे एक और कौन है? सूरदास। ठीक है, ये भी हमारे प्रदेश में ही इन्होंने भी जन्म लिया। ठीक है, सूरदास। अगर सूरदास की बात करें तो सूरदास का जन्म माना जाता है 1478 में, 1478 संवत, लेकिन इसको ईस्वी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 57 साल आपको पीछे, लगभग 1421 में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो सूरदास का जन्म माना जाता है 1421 ईस्वी में, 1421 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। किसका? सूरदास का जन्म 1421 में माना जाता है। इनका जन्म हुआ था मथुरा के पास, एक जगह है जिसका नाम है सीही। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ मथुरा के पास, एक जगह है जिसका नाम क्या है? सीही में इनका जन्म हुआ। ठीक है भाई, सीही में इनका जन्म हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे ही कई बार पूछा गया है कि सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ, सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ, ये कई बार पूछा गया है। अगर इनके गुरु की बात करें, अगर इनकी गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य इनके गुरु रहे थे, वल्लभाचार्य इनके गुरु रहे थे। ठीक है, कौन रहे थे? वल्लभाचार्य इनके गुरु रहे थे। किसके? सूरदास के। वल्लभाचार्य इनके गुरु रहे थे। इनकी अगर मृत्यु की बात करें
तो मृत्यु होती है 1526 में। कब होती है? 1526 में। लेकिन मृत्यु से पहले इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, जिसमें सूरसागर है, आपका सूरसारावली है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, ये काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने। ठीक है, हाँ इनकी, हाँ गुरु वल्लभाचार्य और रचनाएं सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। ठीक है, तो ये रचनाएं हैं इनकी, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। हाँ, कृष्ण भगवान कृष्ण के भक्त थे, बिल्कुल। चलो, सूरसागर, हाँ सूरसागर भी है, लिखा है ऊपर। आगे चलते हम लोग बात करते हैं तुलसीदास की। ठीक है, तुलसीदास से भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तुलसीदास, अगर तुलसीदास की हम लोग बात करें तो इनका जन्म होता है राजापुर में। इनका जन्म कहाँ पर होता है? राजापुर में। ठीक है, और ये राजापुर पड़ता है बांदा जनपद में। कहाँ पर पड़ता है? बांदा जनपद में राजापुर पड़ता है। राजापुर में इनका जन्म होता है 1432 ईस्वी में। कब होता है? 1432 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके बचपन के नाम की अगर बात करें तो बचपन का नाम इनका राम बोला हुआ करता था। क्या हुआ करता था भाई? राम बोला इनके बचपन का नाम हुआ करता था। हाँ जी, प्रियंका यादव कह रही कासगंज में। पता है, मान्यता है ये कि कासगंज के सोरों में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो जो तर्क है ना सोरों वाला, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि राजापुर में इनका जन्म हुआ था, राजापुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हाँ बचपन का नाम बिल्कुल सही, राम बोला इनके बचपन का नाम हुआ करता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राम बोला मतलब जो तुलसीदास थे इनका बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम था क्या? राम बोला। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, क्योंकि 1532 में इनका जन्म होता है। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और 1556 में वो शासक बन गए थे। ठीक है, 1556 में वो शासक बन गए थे। हाँ, 1532 में इनका जन्म होता है। ये 1532 कर लेंगे, यहाँ पे 1432 नहीं है, 1532, वो गलती से लेके आए। तो क्या होता है, हाँ इनके पिताजी का नाम की बात करें तो आत्माराम इनके पिताजी का नाम। पिता का नाम क्या था? आत्माराम इनके पिता का नाम। माता की अगर हम लोग बात करें तो हुलसीबाई इनकी माता का नाम था। क्या था? हुलसीबाई इनकी माता का नाम था। पिता का नाम क्या था? आत्माराम, और हुलसीबाई इनकी माता का नाम था। ठीक है भाई, हुलसीबाई इनकी माता का नाम था। अगर हाँ, माता का नाम क्या था? हुलसीबाई। अगर इनके गुरु की बात करें तो गुरु नरहरिदास इनके थे। नरहरिदास इनके गुरु थे। नरहरिदास इनके गुरु थे। इनको वाल्मीकि का क्या माना जाता है? अवतार भी माना जाता है। भारत में इनको वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ठीक है, वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वाल्मीकि ने रचना रामायण की थी। किसकी की थी? रामायण की रचना की थी। और ये भी भगवान श्री राम के बड़े भक्त थे और रामचरितमानस की रचना की। इन्होंने क्या किया? रामचरितमानस की रचना की। भगवान श्री राम के भक्त थे, रामचरितमानस की इन्होंने रचना की। कहा जाता है ऐसी मान्यता है कि जो तुलसीदास जी थे,
तुलसीदास जी थे वो भगवान वाल्मीकि के, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, कि ये वाल्मीकि के अवतार थे। किसके अवतार थे? वाल्मीकि के अवतार थे, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस लिखी, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक दोहाबली भी लिखी, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक दोहाबली भी लिखी, एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था गीताबली, तो गीताबली भी इन्होंने लिखी। क्या लिखा? इन्होंने दोहाबली लिखी, इन्होंने गीताबली लिखी। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी? दोहा, रामचरितमानस, दोहाबली, गीताबली, इन्होंने एक कविताबली भी लिखी। क्या लिखी? कविताबली भी लिखी, एक कवितावली। एक प्रसिद्ध पुस्तक और थी जिसको कहा जाता है राम सतसई। क्या कहा जाता है? राम सतसई इनकी एक और पुस्तक थी, राम सतसई एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक थी जिसको इन्होंने लिखा। राम सतसई एक और पुस्तक थी जिसको इन्होंने लिखा। एक और थी कवित नारायण। क्या? कवित रामायण। एक थी कवित रामायण, कवित रामायण। तो ये सारी पुस्तकों की रचना इन्होंने की। इसमें आपका रामचरितमानस था, दोहाबली थी, गीताबली थी, कविताबली थी, कवित रामायण थी, राम सतसई थी। ये सारी पुस्तकें इन्होंने अवध भाषा में लिखी, अवधी भाषा में लिखी, अवधी भाषा में लिखी। एक और पुस्तक जो आपके यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था और आगे भी पूछी जा सकती है, विनय पत्रिका भी इन्होंने ही लिखी। क्या लिखी? विनय पत्रिका भी इन्होंने लिखी। और विनय पत्रिका अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि जो तुलसीदास जी थे उन्होंने ज्यादातर जो पुस्तकें लिखी थी, ज्यादातर जो अपनी रचनाएं लिखी थी, वो अवधी भाषा में लिखी थी। किसमें लिखी थी? अवधी भाषा में लिखी थी। लेकिन विनय पत्रिका जो थी इनकी रचना, इसको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी, इसको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। विनय पत्रिका को इन्होंने किस में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा। तो विनय पत्रिका को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। तो ये सारी पुस्तकें, तो पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में कि तुलसी द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि ब्रज, जो विनय पत्रिका थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, हाँ, ब्रज भाषा में लिखी गई थी लगभग। ठीक, और ज्यादातर फिर अवधी भाषा में थी, अवधी में लिखी गई थी। उसमें से रामचरितमानस ले लो, चाहे आपका कवितावली, दोहाबली, कवित रामायण ले लो। ठीक है, ये सारी पुस्तकें, गीतावली, सारी पुस्तकें किस में लिखी थी इन्होंने? अवधी भाषा में। ठीक है, हाँ, रामलला नेहरू भी थी एक, रामलला नेहरू। ठीक है, चलेगा। इस बार पीसीएस में आया था। ये क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चन जो मैंने कराए। मैंने कुछ भी ऐसा लिया ही नहीं इधर से उधर, वही सारे फोकस एकदम कह सकते हैं कि एकदम क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं। चाहे उसका कोई भी रचना हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे उनके गुरु का नाम हो, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। उनका जन्म हो, जन्म का स्थान हो, मृत्यु हो, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में क्या होता है? पूछी जाती हैं। चलेगा, आज की क्लास को आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज हमारा समय हो चुका है। कल इस क्लास को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 1623 ईस्वी में। 1680 संवत था, 57 साल उसमें से घटा देंगे, 1623 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलेगा, आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। क्लास को लाइक करेंगे सभी विद्यार्थी, शेयर करेंगे सभी लोग, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। कल हम लोग जो हमारा चैप्टर होगा, मैं अभी से बता देता हूं कि कल हम लोग क्या करेंगे। कल हम लोग जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने हमें आज़ादी में बहुत सारा योगदान दिया, तो हम उन क्रांतिकारियों की बात करेंगे। एक एक क्रांतिकारी को, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, माता पिता का नाम क्या, किस काम से वो जुड़े रहे, कौन से संगठन से जुड़े रहे, कहाँ पर उनको फांसी हुई या सजा हुआ या जो भी हुआ, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, इन सारी चीज़ों को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्रदेश के क्रांतिकारी रहे हैं उनकी हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, कल का जो चैप्टर होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इंटरेस्टिंग भी होने जा रहा है। तो कल सारे विद्यार्थी उस क्लास में रहिएगा। ठीक है, विद्यार्थी उस क्लास में रहिएगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात यह आपको कि 6:30 बजे की जो क्लास होती है, 6:30 PM की जो क्लास होती है, AM की, करंट अफेयर की, 6:30 बजे की करंट अफेयर की क्लास होती है विवेक सर की। इस क्लास को लेना आप कभी मत भूला करो, क्योंकि इस क्लास को अगर मिस करोगे तो एक बड़े जीएस के पार्ट का एक बड़ा पोर्शन आप मिस कर रहे हो, जीएस के पार्ट का एक बड़ा पोर्शन मिस कर रहे हो। तो इस क्लास को बिल्कुल लेना नहीं भूलेंगे। एक और बात यह है कि पता है, जब मेरी 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, तो अगले दिन कंटिन्यू करने में मेरा फ्लो नहीं बनता, और वही आपको आज महसूस हो रहा होगा। संडे को क्लास नहीं हुई, मंडे को कल मैं ले नहीं पाया, आज मेरी क्लास हुई,
तो 2 दिन का जो गैप था ना, तो वो फ्लो नहीं आया। जैसे एक क्रिकेटर होता है ना, मैं युद्ध की बात करने लगा, जब वो मैच खेलने जाता है तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा वही फ्लो नहीं बन पाता, वो फिर ना लिंक नहीं होता आपके साथ, वो फ्लो बाद बीच बीच में टूटता जाता है, कई चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। तो वही आज आपने महसूस किया होगा, लेकिन कल से फिर रॉक करेंगे, मज़े करेंगे और इतना ज़बरदस्त पढ़ेंगे कि मज़ा आएगा कल। ठीक है, तो चलिएगा, कल मिलेंगे, ध्यान रखेंगे उसका 6:30 बजे। चलेगा, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।